तक जाता है? जैसे मैंने कहा कि अगर फंगल इन्फेक्शन अनट्रीटेड रह जाए या फिर वो किसी वजह से बहुत क्रॉनिक हो जाए, बहुत पुराना हो जाए और आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाए। किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो क्या प्रेफर करे, एलोपैथिक करे या आयुर्वेदिक करे, क्या सही रहेगा? सर इसके अलावा हम बात करेंगे लैब टेस्ट के बारे में। स्किन डिजीजेज या फिर आपको इन्फेक्शन होता है तो आप लैब टेस्ट भी प्रेफर करते हैं या फिर मतलब डॉक्टर रेफर करते हैं आपको, तो कौन कौन से जो टेस्ट है वो कराए जा सकते हैं या फिर करवाने चाहिए? लैब टेस्ट के बारे में पहले तो मैं जो आम आदमी है उसकी एक धारणा रहती है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद ज़्यादातर जो है हम लोग टेस्ट करवाते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं। तो आम आदमी को लगता है कि कहीं ये टेस्ट बेवजह तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फंगस में वो काफ़ी हद तक सही हो सकते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में आपके जो अच्छे डॉक्टर होंगे उनको ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है और इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपका इन्फेक्शन बहुत पुराना हो गया है और या फिर जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ये देखने के लिए कि कहीं ये फंगल इन्फेक्शन डर्मिस से भी क्रॉस करके आपके ब्लड सर्कुलेशन में तो नहीं आ गया है, या फिर जो है कोई अंडरलिंग कोई दूसरी डिजीज तो नहीं है, आपकी इम्यूनिटी तो वीक नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं हो रही है कि क्यों आपका ये इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन इतना लंबा खींच रहा है या ठीक नहीं हो पा रहा है। तो हम सेकेंडरी कॉजेज को देखने के लिए कई बार जो है ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और फंगस के लिए भी कि अगर हम कंफर्म होना चाहते हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो फंगस है ये फंगस ही है या कोई दूसरी स्किन डिजीज है, तो उसमें हम लोग KOH टेस्ट जो है लैब में करवाते हैं और उसमें ये क्लियर हो जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कोई दूसरी स्किन डिजीज है जो फंगस जैसा दिख रही है। तो इसमें लैब टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में प्राइमरी स्टेज में आपके डॉक्टर आपका अगर क्लियर फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है, दांत दिख रहा है, तो किसी टेस्ट की जरूरत पड़ती नहीं है। वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पे आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा, सो इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन यूजुअली वैसे तो पसीने वाली जगहों पर देखा जा सकता है, पर कोई ऐसी और भी जगहें हैं जो शरीर में जो आदमी को नहीं पता कि वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो कौन कौन सी शरीर में जगह है जहाँ फंगल इन्फेक्शन? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। और देखो, फंगल इन्फेक्शन में सबसे पहले हम लोग हमारा इमेज आती है कि ये दाद है, और दाद जनरली हमारी उंगलियों के जो फोल्ड है वहाँ पे हो सकता है, हमारे फीमेल में ब्रेस्ट के नीचे हो सकता है, या हमारे जो इंग्वाइनल रीजन जिसको हम कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर रहता है, उस जगह पे दाद होता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन कई बार जो है हमारे नाखूनों तक पहुंच जाता है, ये भी हो सकता है कि हमारे सर पे हो जाए। इसके अलावा आपने आजकल सुना होगा कोरोना के टाइम पे कि ब्लैक फंगस लास्ट में लोगों को हो गया था। तो जब फंगल का इन्फेक्शन आपकी स्किन बैरियर को क्रॉस करके ब्लड में आता है और ब्लड से जो है वो आपके लंग्स में पहुंच जाता है, तो ब्लैक फंगस जैसा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो बहुत एक गंभीर समस्या बन जाता है। आपकी आंखों में पहुंच सकता है, आपके ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो सिर्फ हम ये कहें कि केवल स्किन में फंगल इन्फेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। और खास करके एक फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है जो लेडीज में होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेजाइनल माइकोसिस, कि जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन इंटरनल हो जाता है, जिसमें बहुत खुजली इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें साथ ही साथ में जो है वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन वहाँ पे जनरली होता है, जो कि एक फंगस की वैरायटी है फंगल इन्फेक्शन की, और वो भी एक कॉमन साइट है जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं। और इसमें जब भी ऐसा हो तो हमें किसी अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट को या अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को ये इन्फेक्शन ट्रीट करवाना चाहिए, जिससे कि कोई अंदरूनी दिक्कत ना हो। सर, जनता का एक सवाल भी होता है, क्या जो फंगल इन्फेक्शन है वो हड्डियों तक जाता है? जैसे मैंने कहा कि अगर फंगल इन्फेक्शन अनट्रीटेड रह जाए या फिर वो किसी वजह से बहुत क्रॉनिक हो जाए, बहुत पुराना हो जाए और आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाए, क्योंकि जनरली फंगल इन्फेक्शन आपकी सुपरफिशियल लेयर में होता है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो वो डर्मिस लेयर तक स्किन की आता है, और उसके बाद क्योंकि फैट की लेयर होती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो फंगल इन्फेक्शन सेल्फ ट्रीट भी हो जाता है या फिर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन रेयर केस में
अगर वो फंगल इन्फेक्शन आपके ब्लड में आ गया है और उसकी ग्रोथ वहाँ होने लग गई है, या फंगल में कुछ परहेज खाने पीने के होते हैं जो मुझे पता है कि आगे तुम पूछोगे कि क्या क्या परहेज होते हैं, तो अगर हम वो खाने पीने में गड़बड़ करते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में अगर पहुंच गया तो वो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में वो फंगस जहाँ पे रुकेगा वो ग्रोथ कर सकता है, हड्डियों में भी ग्रोथ कर सकता है। सर आपने भी बोल ही दिया है, मैं पूछने वाली थी, तो आप बता दीजिए कि लोगों को क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए फंगल इन्फेक्शन के टाइम पे। देखिए, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो जनरली ये ध्यान रखना चाहिए कि आयुर्वेद में फंगल इन्फेक्शन को मानते हैं कि ये जो है स्किन का जो एक पित्त होता है उसकी वृद्धि के कारण होता है, और पित्त की वृद्धि के जितने भी हमारे भोजन आयुर्वेद में बताए गए हैं कि बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा उष्णवीर्य खाना, यानी कि जैसे नॉनवेज हो गया, बहुत ज़्यादा चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, है ना, इसके अलावा खट्टे पदार्थ जो है, और ये प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि जो खट्टे पदार्थ बहुत खाता है या फिर जो है बहुत ज़्यादा नॉनवेज ले रहा है, उस टाइम पे अंडे ले रहा है, आपका फास्ट फूड का यूज़ कर रहा है, उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक होते होते भी दोबारा रिपीट हो जाता है या अचानक से एग्रीवेट हो जाता है। और जब हम उसको पूछते हैं खाने पीने के बारे में तो वो कहता है कि हाँ मैंने ये लिया और उसके बाद मुझे लगा कि ये दोबारा से हो गया, होने लग गया है या बढ़ने लग गया है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो आप सादा भोजन लें, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना ना खाएं, बाहर के जंक फूड से बचें, और साथ में जो है अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, बॉडी को ड्राई रखें, नहाने के बाद प्रॉपर तरीके से शरीर को पोंछें, और हो सके तो अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको हल्का सा प्रेस करके गर्म करके उनको पहने, ताकि जो है वो फंगल इन्फेक्शन का कोई एक नमी ना मिले, ह्यूमिडिटी कपड़ों से ना मिले, और अपने शरीर को भी साफ रखें। और मैं तो ये कहूँगा फंगल इन्फेक्शन में कि जब तक आपको फंगल इन्फेक्शन है आप जो है साबुन का प्रयोग भी ना करें, उसके बजाय आप जो है फिटकरी के पानी से शरीर को धो सकते हैं, या फिर हल्दी, बेसन और चोकर के आटे से इनसे शरीर को जो है आप स्क्रब करें, और साबुन से बचें, क्योंकि साबुन में भी जो है तेल रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर रहता है। और हमें फंगल में एक सिद्धांत को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी स्किन को जितना ड्राई रखेंगे वो फंगस के लिए उतनी अनफेवरेबल कंडीशन होगी और वो उतनी जल्दी ही आपके शरीर से भागेगा। सर लोफा के बारे में भी आजकल बढ़ते टाइम के साथ लोग लोफा का चलन बहुत ज़्यादा है, लोग लोफा का इस्तेमाल नहाने में कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोफा से भी हो रहा है। तो आपको क्या, एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि क्या लोफा इसका एक कारण हो सकता है फंगल इन्फेक्शन का? देखो, लोफा को कारण मानना तो ठीक नहीं है, हाँ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने, क्योंकि वो बॉडी के डेड सेल्स को हटाने के लिए लोग यूज करते हैं, तो अगर हम उसको बहुत जोर से रगड़ेंगे या फिर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन थोड़ा सा भी कहीं पे है तो उसकी वजह से वो पूरी बॉडी में फैल सकता है, तो ये इसका रोल हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है सेंधा नमक। आप सेंधा नमक की स्क्रबिंग करिए, साबुन को यूज ही मत करिए जब तक फंगल इन्फेक्शन है। आप नीम के पानी का यूज कर सकते हैं, आप जो है फिटकरी के पानी का यूज कर सकते हैं, सेंधा नमक की स्क्रबिंग करिए, आपको जो है बहुत आराम भी मिलेगा, खुजली में भी आराम मिलेगा। और जी सर, इसके अलावा आपने नॉनवेज की बात की है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि नॉनवेज खाने से ऐसा हो रहा हो किसी के साथ, या नॉनवेज में क्योंकि है तो मांस, है तो किसी न किसी जानवर का फ्लैश ना, तो क्या उससे भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन? नहीं, देखिए, क्योंकि मैं तो खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो और मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन मैं साइंटिफिकली भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप रॉ यूज करेंगे, रॉ वेज नॉन वेज यूज करेंगे, तो वहाँ अगर उस जानवर को है तो वो आपके ब्लड में आ सकता है। लेकिन अगर आप पका करके, जैसे हम लोग अमूमन रोस्ट करके या फिर उसको अच्छे से पका करके अगर हम नॉन वेज का यूज करते हैं तो फिर दूर दूर तक कहीं भी ये चांस नहीं बनते हैं कि उस नॉन वेज से हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन आए। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि नॉन वेज खाने से, क्योंकि उसमें जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी में हीट पैदा करते हैं, उस हीट की वजह से ये देखने में आया है कि जो नॉन वेज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनका फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देर से ठीक होता है, और जो प्योर वेज या सिंपल खाना खाते हैं उन लोगों का फंगल इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी, आपने आयुर्वेदिक के बारे में हमें बता दिया, बहुत सारी रेमेडीज आपने बीच बीच में हमारे दर्शकों को वैसे ही बता दी है,
तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं और एलोपैथिक के बारे में तो लोग जानते ही हैं डॉक्टरों से, या फिर क्रीम वगैरह के ऐड टीवी पे आते रहते हैं। तो इसके अलावा आप मुझे बताइए, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वो क्या प्रेफर करे, एलोपैथिक करे या आयुर्वेदिक करे, क्या सही रहेगा? देखिए, अगर स्टार्टिंग फंगल इन्फेक्शन का है, बहुत ज़्यादा अभी दिन नहीं हुए हैं, आपको छोटे से एक आध दाग बॉडी में है, तो आप घरेलू उपाय करके भी इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। आपको बेसिक प्रिंसिपल याद रखने हैं कि एक तो स्किन को ड्राई रखना है, वहाँ किसी भी तरीके से मॉइस्चराइजिंग कंडीशंस ना हो, ह्यूमिडिटी वाली कंडीशंस ना हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको इसमें ट्रीटमेंट करना ही है तो आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हुए आप अगर कोई दवा खाना चाहते हैं तो इसमें आयुर्वेदिक दवा भी बहुत अच्छी कारगर है फंगल इन्फेक्शन में। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि एलोपैथिक दवा कई बार खाने के बाद कुछ समय के बाद वो फंगल इन्फेक्शन रिपीट हो जाता है कुछ केसेस में, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं से अगर सही तरीके से सही खान पान या परहेज के साथ व्यक्ति ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन का कराया तो वो आसानी से रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए मेरी राय तो ये है कि वो पहले प्राइमरी उसमें अपनी हाइजीन को मेंटेन करे, और साथ ही साथ में अगर ट्रीटमेंट लेना ही है तो आयुर्वेद में भी बेटर ऑप्शन है, और अगर एलोपैथिक डॉक्टर अवेलेबल हैं तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकता है। बस ये ज़रूर है कि जो एलोपैथिक एंटी फंगल जो दवाइयाँ आती हैं वो लंबे समय तक अगर खाएगा तो वो थोड़ा सा लिवर को हार्म करती हैं, थोड़ा वो साइड इफेक्ट उनका ज़्यादा होता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेगा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर व्यक्ति खाएगा तो उसको आराम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसा कि आयुर्वेद में कहते हैं कि न तेषां पुनरुद्भवा, उस रोग की दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये उसको एडवांटेज थोड़ा सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मिल सकता है। जी सर, प्रिकॉशंस के बारे में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बोलते हैं कि स्किन को ड्राई रखना है, इसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे और प्रिकॉशन, कोई सावधानियां कोई बरत सकता है तो वो बता दीजिए बस। बिल्कुल, मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि स्किन को ड्राई रखने के अलावा आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि एक तो हवादार कपड़े पहने। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो जितने ढीले कपड़े आप पहनेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ह्यूमिडिटी और पसीने से आप बच जाएंगे और आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सकता है। अगर आप टाइट फिटिंग कपड़े पहनेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन लंबा खींच सकता है, और बहुत लंबा, क्योंकि आज का सेगमेंट हो गया है तो हम इस पे बहुत आगे भी बात कर सकते हैं। आज के लिए, क्योंकि हमारे दर्शक कहीं बोर ना हो जाए, यहीं पे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दे दी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जितनी भी अपनी परेशानियां हैं, जो भी आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन सब का एक वीडियो हम दोबारा डॉक्टर साहब को बुला के ज़रूर बनाएं।